नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी का दावा, सभी विधायक मेरे संपर्क में, सरकार को नहीं कोई खतरा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने रविवार को कहा कि राज्य में पार्टी के सभी विधायक उनके संपर्क में हैं और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। पांडे ने हैरानी भी जताई कि वो कौन विधायक है जो कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के पक्ष में खड़े हैं। पायलट जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत के साथ सत्ता संघर्ष में लगे हुए हैं, राज्य की इकाई में चिंता का कारण बने हुए हैं, उनसे अभी भी संपर्क नहीं हो सका है। पांडे ने पीटीआई भाषा से कहा कि उन्होंने पिछले 2 दिन से पायलट से बात नहीं की है और उनके लिए एक संदेश छोड़ा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के सभी विधायक मेरे संपर्क में हैं और राजस्थान में सरकार स्थिर है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को राजस्थान के घटनाक्रमों से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 2 दिन से पायलट से बात नहीं की है और मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने उनके लिए संदेश छोड़े हैं। पायलट को की गई कॉल और संदेशों का जवाब नहीं मिला है। सूत्रों ने बताया कि उनके प्रति वफादार कुछ विधायक इस समय राष्ट्रीय राजधानी में डेरा डाले हुए हैं और इनमें से कुछ गुड़गांव के निकट एक रिजॉर्ट में है। पांडे ने कहा कि सभी को राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करना चाहिए। एसओजी ने गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने के कथित प्रयासों को लेकर 2 लोगों के बीच टेलीफोन पर टैप की गई बातचीत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने कहा, सभी को राजस्थान एसओजी का सहयोग करना चाहिए। जांच में शामिल होने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा राजस्थान में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, उनकी कोशिश राजस्थान में अनिश्चितता का माहौल बनाने की है, लेकिन वे अपने प्रयासों में सफल नहीं होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला, विधायकों से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गहलोत सरकार संकट में घिरी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक्शन में आ गई है। उन्होंने कांग्रेस के 3 नेताओं को जयपुर भेजने का फैसला लिया है। सोनिया गांधी ने अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे को जयपुर जाने को कहा है। तीनों नेता कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे। अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे रविवार रात जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस बीच कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को भी निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट आज रात जयपुर पहुंच सकते हैं। पायलट कांग्रेस के भेजे जा रहे पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे और कल विधायक दल की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। राज्य में गहराते राजनीतिक संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक कल 10:30 बजे होगी। बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार संकट में है। अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सचिन पायलट पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली में है। पायलट खेमे के 12 विधायक भी दिल्ली में हैं। उधर अशोक गहलोत ने पार्टी आलाकमान से कहा है कि सचिन पायलट बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। दरअसल ये पूरी जंग शुरू होती है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नोटिस के बाद। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सचिन पायलट को भी नोटिस भेजा था और बयान दर्ज कराने को कहा जा रहा है कि नोटिस मिलने के बाद पायलट सीएम अशोक गहलोत से नाराज है। सचिन पायलट खेमे को उप मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए एसओजी का नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वहीं कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी अपना लाभ देख रही है। बीजेपी सचिन पायलट को रिझाने में लगी है। इसके लिए बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतरे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सचिन पायलट को दरकिनार किए जाने से मैं दुखी हूं। ये दिखाता है कि कांग्रेस में काबिलियत और क्षमता की अहमियत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान वापस लौट सकते हैं पायलट, सीएम गहलोत ने सभी विधायकों की बुलाई बैठक, संकट टलने के आसार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाली अशोक गहलोत की सरकार में एक दिन के राजनीतिक ड्रामे के बाद अब संकट के बादल छटते दिख रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने आउटलुक को बताया कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हस्तक्षेप से गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच सब कुछ ठीक करने के प्रयास किए गए हैं। इससे पहले सूत्रों ने दावा किया
कि करीब 30 विधायक सचिन पायलट के समर्थन में हैं। पायलट जो निर्णय लेंगे ये विधायक वही करेंगे। वहीं पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से बात की और सीएम अशोक गहलोत के साथ शुरू हुए राजनीतिक हलचल के समाधान के लिए आज रात जयपुर लौटने पर सहमत हुए। राज्य कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे, नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन के साथ गहलोत, पायलट और कांग्रेस विधायक दलों से बात करने की संभावना है। साथ ही सीएम गहलोत ने सोमवार को सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है। गहलोत आज रात करीब 9 बजे के आसपास अपने आवास पर डिनर के लिए पार्टी के विधायकों और अपने सहयोगी मंत्रियों को आमंत्रित किया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि पायलट और उनके समर्थक विधायक शामिल होंगे या नहीं। इस बीच राज्य में कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया कि राज्य के सभी पार्टी विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह अभी भी डिप्टी सीएम सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। इसमें से कितने विधायक गहलोत खेमे के समर्थक हैं? इसी के मुताबिक राज्य में गहलोत सरकार पर संकट कम हो सकता है। भाजपा के पास अभी 72 विधायक हैं। यदि सचिन पायलट अपना पाला बदलते हैं तो उनके समर्थक के पार्टी बदलने की संभावना है। हालांकि गहलोत खेमे का कहना है कि इनमें से कुछ बागी कांग्रेस और सीएम से संपर्क में है, इनके पार्टी छोड़ने की संभावना नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से बदतर हालात, अफसरों को 4 दिन ही काम पर बुलाए सरकार, अखिलेश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालात को लेकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 4 दिन काम पर बुलाने की बात कही है। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना से प्रदेश में बिगड़ते हालात की वजह से सरकार को अपने अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें सप्ताह में केवल 4 दिन ही बुलाना चाहिए। हल्के लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही क्वारंटीन होने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल में जगह कम न पड़े। वहीं प्रदेश में 13 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित है। अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संकट से निपटने के लिए यह नया प्लान लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का यह फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई टीम 11 की बैठक में लिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमिताभ बच्चन की हालत पर नानावती अस्पताल का आया बयान, कहा उनकी तबीयत स्थिर है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी। बिग बी ने ट्वीट कर बताया, मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूं, अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। अस्पताल वाले अधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं। परिवार और स्टाफ के सदस्यों का टेस्ट किया गया है, जिसके रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपना टेस्ट करा ले। अब अमिताभ बच्चन की हालत को लेकर नानावटी अस्पताल का बयान आया है। दरअसल नानावटी अस्पताल के पीआर ने एक्टर की तबीयत को लेकर बताया कि उनकी हालत स्थिर है, उनमें कोरोना के बहुत कम लक्षण हैं। एएनआई के ट्विटर हैंडल ने यह जानकारी साझा करते हुए लिखा, हल्के लक्षणों के साथ अमिताभ बच्चन की हालत स्थिर है, उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बता दें, अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना से संक्रमित होने की खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज मेरा और पिताजी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। हम दोनों को बहुत हल्के लक्षण थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया है और हमारा परिवार तथा स्टाफ के भी टेस्ट हो गए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि शांति बनाए रखें और परेशान ना हो। धन्यवाद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, सुशील मोदी तेजस्वी में जुबानी जंग तेज, चुनाव को लेकर भिड़े दोनों नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की बात कर रहे हैं। इस बीच अब कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के मुद्दे पर सभी दलों की राय जानने के लिए निर्वाचन आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस हालात में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों की राय ले। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के मुद्दे पर आयोग न सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा बल्कि चुनाव कर्मी तथा सुरक्षा कर्मियों को भी ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करे। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव संभावित है। उसके पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री व बीजेपी नेता सुशील मोदी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने एक ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार ने बाहर किया, उसके बाद भी
किस कारण से सुशील मोदी उन्हीं की सरकार में शामिल हो गए। तेजस्वी ने सुशील मोदी के विजन पर भी सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए यह बात कही। सुशील मोदी ने ट्वीट में लिखा था, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हमारी स्थिति के लिए तैयार है, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहा है। इससे पहले सुशील मोदी ने यह भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव अगर जेल से छूटकर बाहर आए तो एनडीए को बिहार में जीत हासिल करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में एनडीए बिहार में 3/4 सीटें जीतेगी और 2010 की जीत का रिकॉर्ड दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा, लालू यादव अगर जनता में रहते हैं तो हमें उनके भयानक शासनकाल के बारे में बताने में आसानी होगी। पिछली बार लालू यादव जमानत पर बाहर थे और उनकी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई थी। यहाँ तक कि आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा नहीं मिल पाया था। तेजस्वी यादव ने अभी हाल ही में कोरोना को देखते हुए चुनाव टालने की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना जांच पर कांग्रेस, आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा सिर्फ वीआईपी लोगों का हो रहा इलाज। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में कांग्रेस ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप और इलाज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बिहार सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने कहा है कि बिहार सरकार की लापरवाही के कारण राज्य में कोरोना की स्थिति गंभीर है। आम मरीजों के लिए बेड की संख्या कम है, केवल वीआईपी लोगों को सुविधा मिल रही है। सरकार जल्द सचेत नहीं हुई तो हालात गंभीर और गंभीर होंगे। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सिर्फ वीआईपी लोगों को कोरोना इलाज हो रहा है, आम लोगों को हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहे हैं। पैरवी के बाद ही आम लोगों की ही कोरोना जांच हो रही है। सरकार की लापरवाही का नतीजा आम लोग भुगत रहे हैं। इधर बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि विपक्ष राजनीति छोड़ सरकार और जनता का सहयोग करे। पटना एम्स को पूरा कोरोना अस्पताल घोषित किया गया है। बिहार के सभी स्थानीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना जांच हो रही है। बिहार भर में कोरोना स्पेसिफाइड हॉस्पिटल घोषित किए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की मांग, कोरोना के बीच चुनाव कराने पर सर्वदलीय बैठक बुलाई निर्वाचन आयोग। जी हां दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई राजनीतिक दल चुनाव टालने की बात कह रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस ने कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के मुद्दे पर सभी दलों की राय जानने के लिए निर्वाचन आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इस हालात में चुनाव आयोग को चाहिए कि वह सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी पक्षों की राय ले। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के मुद्दे पर आयोग न सिर्फ आम लोगों की सुरक्षा बल्कि चुनाव कर्मी तथा सुरक्षा कर्मी को भी ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करे। मिश्रा ने कहा कि वर्तमान स्थिति से चुनाव के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। ऐसे हालात में चुनाव कराने से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि यदि आगे के दिनों में भी ऐसे हालात रहे तो राजनीतिक दलों के चुनाव में जाने के लिए सोचना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे को जैन से कानपुर ले जाने वाली टीम का कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, विकास दुबे को जैन से कानपुर लाने वाली टीम में शामिल एक सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह शुक्रवार सुबह भौती हाईवे पर हादसे का शिकार हुई कार में सवार था। उसमें विकास दुबे के अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी भी सवार थे। संक्रमित पाया गया सिपाही हादसे में घायल भी हुआ था। देर रात आई रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव होने से साथ ही 4 पुलिसकर्मियों और संपर्क में आए अन्य लोगों को भी संक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया है। उज्जैन से पकड़ा गया था विकास दुबे। बता दें कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का गुनहगार विकास दुबे छिपकर मध्य प्रदेश के उज्जैन भाग गया था। उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने के लिए यूपी पुलिस और एसटीएफ की एक टीम गई थी, लेकिन उज्जैन से विकास को लेकर कानपुर जाते समय वाहन दुर्घटना के बाद भागने की कोशिश करते पर यूपी पुलिस और एसटीएफ ने उसे एनकाउंटर में मार दिया था। कानपुर पहुंचने से पहले पलट गई थी गाड़ी। असल में एसटीएफ की गाड़ी विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। उसी दौरान कानपुर पहुंचने से पहले ही भौती गांव के पास हाईवे पर वो कार पलट गई जिसमें विकास दुबे सवार था। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में विकास दुबे और कई पुलिस वालों को भी चोटें आई थी। हादसे के बाद विकास दुबे पुलिस की चंगुल से बचकर भागने की कोशिश की। उसने एसटीएफ के एक जवान की पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश की। इसी दौरान एनकाउंटर शुरू हो गया। एसटीएफ ने विकास दुबे से हथियार सौंप सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह माना नहीं तो पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया? राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, चीन के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। एक न्यूज वेबसाइट के कार्यक्रम में हुई बातचीत का लिंक ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के रहते भारत माता की पवित्र जमीन को चीन ने छीन लिया? गौरतलब है कि राहुल गांधी का बयान ऐसे समय आया है जब भारत चीन के बीच सैन्य और सरकार के स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की बात कही जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे हटने तथा तनाव कम करने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है और काम काफी हद तक प्रगति पर है। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा, हमने सैनिकों के पीछे हटने की जरूरत पर सहमति जताई है क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बहुत करीब तैनात हैं, इसलिए पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएए विरोधी आंदोलन के खिलाफ उठाए गए योगी सरकार के कदमों पर कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि वह इस बात से संतुष्ट हो कि किस कानून के तहत सीएए आंदोलन के संबंध में एसआर दारापुरी के खिलाफ 64 लाख रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया था। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या कथित घटना के समय इस तरह की वसूली की अनुमति देने वाला कोई कानूनी प्रावधान था या नहीं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार न्यायमूर्ति राजन रॉय की पीठ ने शुक्रवार को दारापुरी की रिट याचिका पर आदेश पारित किया। लखनऊ प्रशासन द्वारा सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिंसा और आगजनी के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसूली का आदेश जारी किया गया था। दारापुरी ने अदालत को बताया कि वसूली का आदेश अवैध रूप से जारी किया गया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 14 जुलाई तय की। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी दारापुरी पर पिछले साल 19 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में विरोध सीएए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका ने लिखा, सीएम योगी को खत, महिला अफसर सुसाइड केस में जांच की मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया में तैनात पीसीएस अफसर मणिमंजरी राय की खुदकुशी मामले में यूपी सरकार से फिर जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मणिमंजरी राय के परिवार के लोग काफी परेशान हैं। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में मणिमंजरी राय के पिता ने हत्या का आरोप लगाया था। प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा, बलिया में तैनात पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय के साथ अचानक घटी दुखद घटना से उनके परिजन परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसमें एक पारदर्शी जांच कर सभी तथ्यों को सामने लाने का निवेदन किया है। आशा है कि मणिमंजरी जी के परिजनों को न्याय मिलेगा। बलिया में तैनात पीसीएस अधिकारी मणिमंजरी राय के साथ अचानक घटी दुखद घटना से उनके परिजन परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि प्रियंका गांधी इस मामले में पहले भी जांच की मांग कर चुकी है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, बलिया में तैनात गाजीपुर निवासी युवा अधिकारी मणिमंजरी के बारे में दुखद समाचार मिला। खबरों के अनुसार उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, विधायकों की खरीद फरोख्त में 3 निर्दलीय एमएलए के खिलाफ एफआईआर। जी हां दोस्तों, पूछताछ के लिए बुला सकती है एसीबी। भाजपा के 2 नेताओं की हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान में सियासत सरगर्म है। राज्यसभा चुनाव के दौरान रेगिस्तान का सियासत तापमान बढ़ा देने वाला हॉर्स ट्रेडिंग का जिन्न एक बार फिर से बोतल के बाहर आ गया है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की गिरफ्तार कर लेने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। एसीबी ने विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े इस मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ओम प्रकाश हुडला, अजमेर जिले के किशनगढ़ से निर्दलीय विधायक सुरेश टांग और पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन से विधायक खुशवीर सिंह के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। गहलोत सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम पूछताछ के बाद अरेस्ट एसीबी इन विधायकों को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही विधायकों की खरीद फरोख्त कर प्रदेश की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने के आरोप में एसओजी ने अभी 10 जुलाई की रात को ही भाजपा के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया था। एसओजी के मुताबिक भाजपा नेता भरत मलानी की कॉल डिटेल से विधायकों को खरीदने की कोशिश किए जाने की जानकारी मिली थी। बकरे की मंडी की तरह एमएलए खरीदना चाहते हैं बीजेपी नेता। भड़के गहलोत का हमला। एसओजी ने ब्यावर के नेता और राजस्थान भाजपा में विभिन्न पदों पर रह चुके मलानी और अशोक सिंह को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में लॉकडाउन लगाना सियासी चाल, जनसंवाद रैलियों से डर गई राज्य सरकार, यशवंत सिन्हा। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि राज्य सरकार उनके विभिन्न जिलों में चल रही जनसंवाद रैलियों से डर गई, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया है। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि जानबूझकर लॉकडाउन लगाना एक सियासी चाल है, यह विपक्ष को रोकने की एक साजिश है। इतने दिनों से कोरोना फैल रहा था, तब लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही हमारा जनसंवाद चल रहा था, अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे वर्चुअल रैली की बजाय लोगों से सीधा जनसंवाद कर रहे हैं। कहा कि बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के नारे के साथ गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम आदि जिलों में लोगों से सीधा जनसंवाद किया। लोगों ने उत्साह के साथ उसमें भाग भी लिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राज्य में कोरोना की जांच की गति बहुत धीमी है, यह चिंता का विषय है। बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार है दोषी। यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि उनका फ्रंट बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने इस बार बदलो बिहार का नारा दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उनका फ्रंट मजबूती से चुनाव लड़ेगा। यह भविष्य बताएगा कि वे तीसरे फ्रंट है या पहले फ्रंट है। यशवंत सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार अपने 15 साल के कार्यकाल के आधार पर विफल है, इसी कारण नए मोर्चे के गठन की आवश्यकता पड़ी। अभी कई नेता उनके संपर्क में हैं और ये सारे लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे। आरोप लगाया कि बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार दोषी है। कहा कि बिहार वर्चुअल रैली या वर्चुअल चुनाव अभियान संभव नहीं है, परंपरागत ढंग से ही चुनाव अभियान चलाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को सारे मामले पर विचार करना चाहिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।